हेलो दोस्तों, पिछले कक्षा में हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम पढ़ चुके थे। आज बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग देखने वाले हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशन हैं और इन डेरिवेशनों को बहुत ही आसान भाषा में आज हम बताने वाले हैं। और देखिए ध्यान से, एक ही बार में अगर डेरिवेशन एकाग्र होकर देखते हैं तो निश्चित ही ये कभी नहीं भूलेगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आज हम बताने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला इसका अनुप्रयोग है परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ हमने चित्र में दिखाया है CD एक परिमित लंबाई का धारावाही चालक लिया गया, जिसमें धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है और इसके निकट एक बिंदु P है जो कि इस चालक तार से r दूरी पर स्थित है। और यहाँ देखिए, अब हम बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग करके इस चालक तार CD को हम लघु अवयव में समान खंडों में विभक्त मान सकते हैं। तो इसी का एक खंड हमने EF लिया है जिसकी लंबाई DL है। एक लघु अवयव DL लंबाई का हमने EF ले लिया, जो चालक तार की लंबाई CD के अनुदिश उसको EF लघु अवयव में विभक्त माना गया है। अब देखिए, बिंदु P को इस EF से मिलाने वाली रेखा इस लंबाई DL के साथ थीटा कोण बना रही है। यहाँ थीटा कोण दिखाया गया है और इस लघु खंड DL की बिंदु P से दूरी हमने x मान रखी है, x है। और इस DL अवयव इस बिंदु P पर ये सूक्ष्म कोण d फाई निर्मित कर रहा है, d फाई सूक्ष्म कोण निर्मित कर रहा है। और यहाँ E से P को मिलाने वाली रेखा ये कोण फाई निर्मित कर रही है, ये फाई कोण बन रहा है। और DL जो निर्मित कर रहा है उसको d फाई हमने मान लिया सूक्ष्म कोण। और इस CD चालक के सिरे को अगर बिंदु P से मिलाया जाए तो इसका सिरा C ये PQ रेखा से φ1 कोण बना रहा है। ये PQ रेखा के नीचे की ओर φ1 कोण निर्मित कर रहा है, जबकि बिंदु D को मिलाने वाली जो रेखा है PD ये इस PQ रेखा के साथ φ2 कोण निर्मित कर रही है। तो ये फिगर में सारी बातें बताई गई। अब यहाँ E से इस PF लाइन पर हमने एक लंब डाला है EG ये PF पर लंब है। तो इस प्रकार यहाँ एक समकोण त्रिभुज EFG बन रहा है। EFG भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें यहाँ सामने न्यून कोण थीटा दिखाई दे रहा है। ये थीटा है और ये EG को हम लंब कहेंगे, EF कर्ण होगा। और निश्चित रूप से यहाँ एक त्रिज्य खंड भी दिखाई दे रहा है, PEG एक त्रिज्य खंड होगा जिसका कोण d फाई दिख रहा है। तो ये सारी बातें फिगर में समझ गए होंगे। तो अब हम इस CD चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा निकालने के लिए पीछे दो नियम बताए जा चुके हैं। तो उस नियम के आधार पर अगर हम इस चालक तार के दाहिनी ओर चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर ज्ञात करेंगे तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक के इस स्थल के लंबवत भीतर की ओर होगी। भाई, दाएं हाथ की हथेली के नियम से हम धारा की दिशा में अंगूठा करें तो इस तल के लंबवत भीतर की ओर दाहिनी ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर बाईं ओर देखा जाए तो बाईं ओर लंबवत बाहर की ओर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उसी नियम का प्रयोग करके हम बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकालने वाले हैं उसकी दिशा इस तल के लंबवत भीतर की ओर होगी। तो आइए अब हम बायो-सेवर्ट का नियम का प्रयोग करेंगे। इस चालक को हमने सूक्ष्म खंडों में विभक्त मान लिया है और EF खंड, जो खंड लघु अवयव EF लिया गया चालक के लघु अवयव EF के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये निकाल सकते हैं। इसके लिए हम बायो-सेवर्ट का नियम प्रयोग करेंगे। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो बायो-सेवर्ट के नियम से ये हम लिख सकते हैं DB इक्वल टू μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन इसकी दूरी x लिया गया है, यहाँ x² लिख देंगे। अब देखिए, x² दूरी हो गई। इसमें थीटा कोण क्या है? तो थीटा कोण इस लघु अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा
जो कोण निर्मित कर रही है, इसी कोण को यहाँ थीटा लिखा गया है, ये बात ध्यान रखिए। अब यहाँ इस त्रिभुज को देखिए, समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज EFG में, समकोण त्रिभुज EFG में अगर हम इस समकोण त्रिभुज से साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा इक्वल टू लंब हो जाएगा EG और इसमें कर्ण होगा EF, ये आ जाएगा। या EG बराबर निकालें, EG बराबर लिख सकते हैं EF साइन थीटा। और जैसा कि देख रहे हैं कि EF की लंबाई DL माना गया है, तो DL साइन थीटा इसको कहा जा सकता है। अब इस त्रिज्यखंड PEG ये देखा जाए, या EGP कह दिया जाए, त्रिज्यखंड PEG, इसमें हम सूत्र लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो कोण यहां होगा D फाई और चाप है EG अपॉन त्रिज्या हो जाएगी PE। तो यहां से हमको दिखाई दे रहा है कि PE की लंबाई x है, PE की लंबाई x है, तो यहाँ EG अपॉन x लिख सकते हैं और इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से EG की वैल्यू मिल जाएगी x d फाई। अब EG ये भी है और EG ये भी है, तो दोनों EG को हम इक्वेट कर लेंगे, तो यहाँ से हमको क्या मालूम चल जाएगा कि EG की वैल्यू DL साइन थीटा के भी बराबर है और ये EG की वैल्यू x d फाई के भी बराबर है। तो DL साइन थीटा को x d फाई हम यहाँ रख सकते हैं, तो इसमें प्लेस कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1, और इसी में वैल्यू रख दीजिए समीकरण 1 से अब ये वैल्यू रखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा है, तो DL साइन थीटा को अब हम लिख देंगे, DL साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ x d फाई लिख सकते हैं, x d फाई अपॉन x स्क्वायर यहाँ दिया है, x स्क्वायर हो जाएगा, x d फाई रख दिया गया, x से यहाँ देखिए कैंसिल हो रहा है, x से कैंसिल हो रहा है, x इस x की एक घात को कैंसिल कर रहा है, तो एक घात यहाँ अभी भी बच रहा है, तो यहाँ हमको मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर है I d फाई अपॉन x, ये मिल रहा है। अब इस समकोण त्रिभुज में अगर हम वैल्यू निकालें, देखिए समकोण त्रिभुज PQE में, समकोण त्रिभुज PQE में यहां से वैल्यू अगर निकाला जाए PQE में तो क्या आएगा, यहां से देखिए x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो आधार और कर्ण का अनुपात ले लीजिए, cos फाई इक्वल टू cos फाई में PQ आधार हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा PE। यहां से PQ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, PQ है R और PE की वैल्यू है x को यहां रिप्लेस कर लेंगे, देखिए x की वैल्यू आ जाएगी R अपॉन cos फाई, या उल्टा करें 1/x इसमें चूंकि मौजूद है, तो 1/x अगर करेंगे तो 1/x अगर रखेंगे तो cos फाई ऊपर जाएगा, R नीचे आएगा। अब यही वैल्यू 1/x की इसमें रख दीजिए, तो dB इक्वल टू हमको मिल जाएगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I और 1/x को हम लिख देंगे cos फाई, I cos फाई, ये फाई है, अपॉन R इंटू डी फाई, ये मिल जाएगा। यहां हमने 1/x को cos फाई बटा R रख दिया, तो cos फाई बटा R यहां मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, ये dB सूक्ष्म खंड के कारण, इस सूक्ष्म खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर निकाला गया, तो इसी प्रकार से अब हम पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए संपूर्ण चालक के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इधर हम साइड में दिखा रहे हैं, अतः
संपूर्ण चालक CD के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। संपूर्ण चालक CD के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, B लिख सकते हैं। समाकलन कर दीजिए, नीचे कोण ये देखिए PQ के नीचे बन रहा है, तो इसको -φ1 से φ2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dB को -φ1 से φ2 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से देखिए वैल्यू रख दीजिए dB की, तो dB की वैल्यू है μ0/4 पाई, और ऊपर I नीचे R बाहर कर लेंगे, I/R ये बाहर हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा -φ1 से φ2 तक। इंटीग्रेशन होगा किसका, cos φ का, तो यहाँ cos φ इंटू डी फाई लिख सकते हैं, cos φ इंटू डी फाई ये हो जाएगा। अब cos φ का अगर इंटीग्रेशन करें तो sin φ प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखिए b कितना मिल रहा है, b इक्वल टू μ0/4 पाई I/R, और समाकलन में हो जाएगा sin φ -φ1 से φ2, लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो μ0/4 पाई I/R ये हो जाएगा sin φ1, साइन अपर लिमिट में φ2 है, फिर माइनस चिन्ह, लोअर लिमिट में -φ1 है, -φ1 यह जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन इंटू माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। साइन का अगर कोणांक ऋणात्मक है तो निश्चित रूप से पूरी वैल्यू ऋणात्मक कही जाएगी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा b बराबर μ0/4 पाई I/R, और ये प्लस में sin φ1 और sin φ2 भी प्लस में, तो ये फार्मूला मिल जाएगा sin φ1 प्लस sin φ2, sin φ1 प्लस sin φ2। ये जनरल फार्मूला होगा। कोई चालक तार परिमित लंबाई का है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहें तो तल के लंबवत भीतर की ओर होगी। अब आइए इसके कुछ स्पेशल केस हैं, स्पेशल केस को डिस्क्राइब कर लें। तो स्पेशल केस में देखिए क्या होगा, स्पेशल केसेस, विशेष परिस्थितियां लिख सकते हैं हिंदी में। तो पहला केस इसमें क्या हो सकता है, यदि चालक CD जो अनंत लंबाई का हो तब क्या होगा, यदि चालक अनंत लंबाई का हो, अनंत लंबाई का हो तब देखिए चालक की लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी, यह कोण देखिए C सिरा अगर नीचे ले आएंगे तो ये कोण φ1 बढ़ता जाएगा। अगर ये अनंत लंबाई का है तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि यह कोण 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहां से देखिए इतना कोण है, जैसे जैसे C बिंदु नीचे जाएगा धीरे धीरे कोण बढ़ता जाएगा, और अनंत लंबाई का होने पर ये हम समांतर मान लेंगे। ये रेखा इस रेखा के ठीक समांतर, दो समांतर रेखा एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं, तो उसी उद्देश्य से हम इसको समांतर मान लेंगे। और जैसे ही ये रेखा समांतर होगी PQ के साथ कोण 90 डिग्री बनने लगेगा। इसी तरीके से D वाला सिरा अगर अनंत ले लें तो ये कोण भी बिल्कुल सीधा बन जाएगा, इसे 90 डिग्री PQ पर 90 डिग्री कोण निर्मित करेगा। तो यहां से हमें क्या मालूम चला, यदि चालक अनंत लंबाई का हो तब φ1 बराबर φ2 बराबर 90 डिग्री, ये दोनों एंगल 90 अंश हो जाएंगे अनंत लंबाई के केस में। अब यहां देखिए इसमें रख दीजिए, तब b की वैल्यू क्या आएगी, b इक्वल टू μ0/4 पाई I/R sin 90 प्लस sin 90। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 मिलकर 2 होगा। यहां से हो जाएगा μ0/4 पाई I/R इंटू 2 से 4 काटेंगे तो ये कुल मिलाकर ऊपर बचेगा μ0I और नीचे आ जाएगा 2 पाई R। तो देखिए अनंत लंबाई के चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो μ0/2 पाई I/R लिखा जा सकता है। ये फार्मूला होगा अनंत लंबाई के चालक के कारण। अब मान लीजिए बिंदु P चालक के किसी एक सिरे पर मौजूद हो। दूसरा केस इसका,
यदि बिंदु P चालक के सिरे D के समीप है, तब क्या होगा? ये बिंदु P जिस सिरे के समीप होगा वहां ये लाइन बिल्कुल इस PQ के समांतर बनेगी। तो अगर D सिरे के समीप है तो हम φ2 कोण को हम 0 डिग्री मानेंगे, क्योंकि ये PD रेखा PQ के समांतर हो जाएगी। तो ये कोण जो बना रही थी PQ के साथ, अब वो कोण घट के 0 हो जाएगा। दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। तो इस आधार पर अब ये φ2 कोण 0 डिग्री होगा, लेकिन अभी भी ये अनंत लंबाई का अगर एक सिरा है तो ये 90 डिग्री दूसरा φ1 बनेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं φ1 इक्वल टू 90 डिग्री और φ2 इक्वल टू 0 डिग्री। अगर D सिरे के समीप है बिंदु P तो अभी यह कंडीशन लगा देंगे हम, φ1 को 90 और φ2 को 0 इस सूत्र में रख देंगे, तब B कितना मिलेगा? और ये B इंड सिरे की बात हो रही है, किसी एक सिरे की बात हो रही है। अगर हम C सिरे के समीप मानेंगे तो इसका ठीक अपोजिट करेंगे, यानी φ1 को 0 और φ2 को 90 करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो B इंड के लिए सूत्र क्या मिलेगा? किसी सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र μ0/4π I/r साइन φ1 को 90 करेंगे, φ2 को 0 करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो B इंड के लिए सूत्र मिल जाएगा B इंड इक्वल टू μ0/4π I/r। ये 1 हो जाएगा, 1 + 0 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। अब यह वैल्यू अनंत वाली वैल्यू का कितना गुना है? तो देखिए, इसको 1/2 अगर बाहर निकाल लें तो यहां हम दिखाई देगा, इस 2 गुणे 2 इसको कर दीजिए, 1/2 बाहर कर लीजिए तो μ0/2π I/r ये B का सूत्र होगा। तो B इंड अगर कहें तो B इंड फार्मूला मिल जाएगा 1/2 इंटू B इंफिनिटी, अनंत वाले केस का 1/2 होगा। सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अनंत लंबाई के चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का 1/2 भाग होगा, 1/2 गुना होगा, यानी आधा होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों केस इसके कंप्लीट हो गए। अब आइए देखते हैं कि इन दोनों केसों में इसका विचरण कैसे है, मतलब R और B में क्या संबंध है। तो यहां हम दिखा सकते हैं, देखिए R और B में अगर हम ग्राफ खींचें तो R और B में ग्राफ क्या दिख रहा है, मतलब चालक से बिंदु P की दूरी और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो x अक्ष पर हम दूरी ले लें, y अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ले लें, तो यहाँ व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है, मतलब इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ दिखाई देगा। तो ये ग्राफ बन रहा है B और R के बीच, और जो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं उनकी दिशा क्या होगी, तो उनकी दिशा भी हम दिखा सकते हैं। देखिए, ये कोई चालक तार है ये, तो इसको एक प्रयोग बताया जाता है, गत्ता कोई ले लिया जाए और उस गत्ते को बीच में सुराग कर दिया जाए, उस गत्ते के बीच में सुराग कर दिया जाए और उस सुराग से किसी तार को गुजारा जाए, इस सुराग से किसी तार को गुजारा जाए। मान लीजिए यहाँ एक धारावाही तार ले लिया हमने और इसमें बीच में होल कर दिया और इससे गुजार के तार नीचे इस तरीके से दिखा दिया। अब इस तार में अगर धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, देखिए इसमें ऊपर की ओर दिखाया गया है, ये ऊपर की ओर, इस तार में ऊपर की ओर धारा प्रवाह हो रहा है। तो अब यहां अगर कोई लोहे का बुरादा, धारा प्रवाहित करने पर लोहे का बुरादा अगर ऊपर से गिराया जाए किसी छन्नी की माध्यम से या किसी भी चलनी की माध्यम से, लोहे का बुरादा ऐसे करके और इस गत्ते के ऊपर ऐसे गिराया जाए, तो निश्चित रूप से वो सारे लोहे के बुरादे चुंबकीय बल रेखाओं के ऊपर यानी वृत्तीय पथ पे ये जाके एक वृत्तीय पथ निर्मित करेंगी इस तरीके से। ये वृत्तीय पथ क्या दिखाई दे रहा है कि बल रेखाओं की दिशाएं प्रदर्शित कर रहा है। तो बल रेखाएं, इनकी दिशा जो होगी वो वामावर्त इस तरीके से चक्कर लगाएंगी। वामावर्त वृत्तीय पथ पर बल रेखाएं इस तार के चारों ओर इस प्रकार से घूमेंगी कि इसका जो केंद्र होगा वो इसी तार पर या चालक पर मौजूद होगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला केस परिमित लंबाई वाला। तो परिमित लंबाई हो चुका। अब दूसरा देखिए अनुप्रयोग क्या है।
बायोसेवर्ट का एक दूसरा अनुप्रयोग है जिसके लिए हमने इधर चित्र बना रखा है। ये देखिए, इसका सेकंड अनुप्रयोग है वृत्ताकार धारावाही कुंडली वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। तो बायोसेवर्ट के नियम का यह दूसरा अनुप्रयोग है। देखिए दूसरा अनुप्रयोग हम कैसे करेंगे। यह चित्र दिखाया गया, इसमें धारा वामावर्त प्रवाहित हो रही है इस डायरेक्शन में। ये धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा। यहां वृत्ताकार एक धारावाही कुंडली लिया गया है और इसके अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो यह एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, इसमें धारा वामावर्त प्रवाहित हो रही है और इसका केंद्र यहाँ O है। केंद्र को हमने O लिख दिया और इसकी त्रिज्या को a माना गया है और इसके केंद्र से x दूरी पर, केंद्र से दूरी है x, और यहां से देखिए ये लघुखंड विभक्त किया गया। केंद्र से x दूरी पर यहां कोई बिंदु P मौजूद है, इस बिंदु को हमने P मान लिया। ये P बिंदु है, ये बिंदु P है जो केंद्र O से x दूरी पर स्थित है और इस बिंदु P की यहां एक लघुखंड AB काटा गया है। इस चालक को छोटे छोटे लघु अवयव में विभक्त माना गया। तो यहां देखिए एक अवयव AB काटा गया जिसकी लंबाई हमने dl मान रखी है। अब इस dl लंबाई से इस बिंदु P की दूरी को हमने r मान लिया है, ये दूरी r है, r दूरी है। तो इस प्रकार इसका ठीक अपोजिट वाला सिरा अगर देखें तो इसका AB वाले का ठीक अपोजिट सिरा यहाँ a' b' लिया गया है, तो इसकी भी दूरी हम यहां से कहेंगे r होगी। अगर ये r दूरी पर है तो निश्चित रूप से ये भी r दूरी पर होगा। अब इस खंड के कारण इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB अगर कहा जाए तो इस खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो इस रेखा के ठीक लंबवत होगा। इस रेखा के ठीक लंबवत होगा, ये 90 डिग्री पर, यानी यह कोण 90 डिग्री इसके होगा। ये कोण यहां से यहां तक ये 90 डिग्री होगा। और फिर इसके कारण अगर इस खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहें तो इस खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस रेखा पर ये 90 डिग्री इधर से होगा, ये कोण 90 डिग्री होगा, यहां से ये कोण dB वाला ये 90 डिग्री होगा। अब देखिए इन dB खंडों को अगर उनके घटकों में वियोजित करें, क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों में वियोजित करें, तो इस dB का दो घटक किया जाए तो क्षैतिज घटक ये होगा dB cos अल्फा ऊपर की ओर, और जबकि ऊर्ध्व घटक ये अक्ष के अनुदिश होगा dB sin अल्फा। इस dB को दो घटकों में वियोजित करें तो इसका क्षैतिज घटक ये सीधा dB cos अल्फा ये सीधा होगा, यानी OP लाइन के ठीक लंबवत नीचे। और इसका अगर ऊर्ध्व घटक कहें तो ऊर्ध्व घटक इसी OP लाइन के अनुदिश dB sin अल्फा इसी डायरेक्शन में OP अक्ष के अनुदिश ही होगा। तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि दोनों घटकों के कारण जो AB और a' b' है, इन दोनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र dB उत्पन्न हो रहा है, उस dB के जो क्षैतिज घटक है वो परिमाण में बराबर होंगे और दिशा में विपरीत होंगे। तो क्षैतिज घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, केवल और केवल ऊर्ध्वाधर घटक ही बिंदु P पर प्रभावी होंगे। तो बिंदु P पर जो इन खंडों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र का केवल और केवल ऊर्ध्व घटक ही प्रभावी होगा। ऊर्ध्व घटक के कारण ही बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये सारी बातें चित्र में हम समझ चुके। अब आइए देखते हैं हम बायोसेवर्ट के नियम से इस dB खंड के कारण इस dl लंबाई यानी AB वाली जो खंड ली गई है, इस लघु खंड AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। देखिए बायोसेवर्ट का नियम प्रयोग कर दीजिए। बायोसेवर्ट के नियम से
क्या निकाल सकते हैं, लघु अवयव AB, लघु अवयव AB के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको हम dB लिख सकते हैं, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन दूरी r लिया गया है तो r स्क्वायर कह सकते हैं, आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए भाई ये कोण थीटा कोण कौन सा कोण है, तो ये थीटा कोण इस सूक्ष्म खंड AB और इस AB को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। तो यह कोण निश्चित रूप से 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये वृत्तीय पथ है और वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु अगर इसके अक्ष पर किसी बिंदु से मिलाया जाए तो ये खुद इस बिंदु के साथ जो एक कोण बनेगा, ये कोण इस लघुखंड AB के साथ इस रेखा का जो बिंदु P को मिलाने वाली रेखा है, इसका कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो चित्र से हमें मालूम है कि यहां थीटा 90 डिग्री होगा, चित्र से थीटा 90 डिग्री हम कह सकते हैं। मतलब लघुखंड का उसको बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के साथ कोण ये 90 डिग्री होगा, लंबवत होगी, निश्चित रूप से त्रिज्य सदिश निर्मित कर रही है। तो ये थीटा 90 डिग्री रख दीजिए, तो dB इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि थीटा जब 90 करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, थीटा 90 और साइन थीटा को हम 1 कह सकते हैं, साइन थीटा 1 रख देंगे तो dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बटा r स्क्वायर, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 डाल दिया जाएगा। अब देखिए यहां क्या दिखाई दे रहा है, बिंदु P पर जितने भी लघुखंड हैं उन सभी लघुखंड के केवल और केवल ऊर्ध्वघटक ही प्रभावी हैं। तो लिख देंगे चूंकि बिंदु P पर सभी लघु अवयवों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के, बिंदु P पर सभी लघु अवयवों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वघटक ही प्रभावी होंगे। क्योंकि क्षैतिज घटक बराबर तथा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ये बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त करेगा, केवल और केवल ऊर्ध्वघटक ही प्रभावी होगा। तो अब हम कह सकते हैं बिंदु P पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी पूरे चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर संपूर्ण चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू इंटीग्रेशन dB साइन अल्फा, dB साइन अल्फा, ये कोण अल्फा लिया गया है। देखिए dB साइन अल्फा ये केवल और केवल ऊर्ध्वघटक ही जिम्मेदार होगा। तो ऊर्ध्वघटक जो dB साइन अल्फा मिल रहा है ये प्रत्येक घटक के कारण मिलेगा, और प्रत्येक जो अवयव है इसका, जो प्रत्येक लघु अवयव है उन सभी अवयवों के कारण जितना भी चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वघटक प्राप्त हो रहा है उनका अगर समाकलन कर दें, या इसको सिग्मा से भी कर सकते हैं, समेशन लगाकर भी कर सकते हैं,
जितने भी लघु अवयव हैं उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक का अगर समेशन कर दिया जाए या इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो पूरे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहां से देखिए डीबी का मान तो यहां मिल चुका है, साइन अल्फा कैसे मिले, तो साइन अल्फा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। पहले तो डीबी की वैल्यू रख दीजिए और साइन अल्फा देखिए यहां से मिलेगा इस समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज से देखिए क्या मिलेगा, चूंकि साइन अल्फा इक्वल टू ये कोण अल्फा है, इसके सामने की भुजा लंब ए है और कर्ण है आर, तो साइन अल्फा बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन अल्फा बराबर यहां से ए बटा आर हो जाएगा। तो अब समीकरण 1 से इसमें ये वैल्यू रख दीजिए और साथ में साइन अल्फा की भी वैल्यू रख सकते हैं। तो समीकरण 1 का प्रयोग कर दीजिए। समीकरण 1 से इसमें वैल्यू रखिए, b बराबर क्या मिलेगा, b बराबर यहां लिख दें b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db साइन अल्फा, तो db का पूरा वैल्यू यहां रख दें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, ये db हो गया और साथ में साइन अल्फा है तो इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू आई है ए बटा आर, तो यहाँ ए बटा आर लिख सकते हैं, ए बटा आर। अब क्या मिल जाएगा, देखिए यहां से क्या मिल रहा है, ये आर क्यूब नीचे मिल रहा है, आर क्यूब ऊपर आइडियल ए नीचे बटा आर हो जाएगा। तो अब इन वैल्यूओं को रख दीजिए, इसमें सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। तो यहां देखिए क्या मिलेगा, इसमें परिवर्तनशील जो है वो डीएल है, बाकी राशियां नियत है बाहर कर लेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये बाहर आ जाएगा और यहां से आई ए बटा आर क्यूब बाहर आ जाएगा, आई ए बटा आर क्यूब ये भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा केवल और केवल डीएल का, डीएल इंटीग्रेट होगा। अब डीएल क्या है, सूक्ष्म खंड, और इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो पूरा का पूरा हमको वृत्तीय पथ प्राप्त हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या ए है तो पूरे वृत्तीय पथ की लंबाई यानी वृत्त की परिधि के बराबर, तो इस डीएल का समेशन 2 पाई ए लिख सकते हैं। तो अब यहां देखिए b की वैल्यू हमको मिल रही है b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर है आई ए अपॉन आर क्यूब और इसका समेशन करेंगे तो ये आएगा 2 पाई ए, 2 पाई ए, ये हमको प्राप्त हो गया। अब यहां देखिए कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, ये पाई से ये पाई कैंसिल और 2 से ये 4 कैंसिल, ये 2 बार में 4 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अब यहां b की वैल्यू क्या मिल गई, b बराबर देखिए क्या मिल गया, b इक्वल टू ऊपर है म्यू नॉट आई ए मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर बनाएगा और नीचे 2 आर क्यूब ये आ जाएगा, 2 आर क्यूब, ये हमको प्राप्त हुआ। अब आर की वैल्यू कैसे निकालें, आर की वैल्यू देखिए इसी समकोण त्रिभुज से अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया जाए, इसी समकोण त्रिभुज में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया जाए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं चूंकि आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये है, तो आर बराबर क्या आएगा, तो आर बराबर लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये लिख सकते हैं। अब यही आर की वैल्यू यहां प्लेस कर दीजिए, तो b बराबर मिल जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 और इसका घात 3 है तो 3/2 यहां मिल जाएगा, कुल मिलाकर ये 3/2 ये टोटल घात मिल जाएगी, ये हो गया। अब मान लीजिए कुंडली में n फेरे हैं, तो यदि कुंडली में n फेरे हैं, यदि कुंडली में n फेरे हैं तब क्या होगा, n फेरों की अगर कुंडली है तो n गुणा कर देंगे, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 ये आ जाएगा।
तो अगर ये n फेरों की कुंडली है तो n गुना हो जाएगा। अब इसका केस देखिए क्या है, इसके केस भी है, दो केस है, कौन कौन है। तो पहला केस हम लिख सकते हैं, एक ही केस है, दो केस का, इस अक्ष में यानी बिंदु P को हम केंद्र पर ले आए। मान लीजिए बिंदु P इसके केंद्र पर मौजूद है, तब क्या होगा। यदि बिंदु P केंद्र O पर स्थित हो, ये दोनों बिंदु संपाती हो जाए, तब क्या होगा। तो यहां से देखिए O से P की जो दूरी थी उस दूरी को अब हम 0 कर देंगे। यदि बिंदु P केंद्र O पर स्थित हो तो x बराबर लिख सकते हैं 0, तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इस फार्मूले में अगर x बराबर 0 कर दिया जाए, इस फार्मूले में x बराबर 0 कर दिया जाए तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। इस कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, देखिए सेंटर पर, केंद्र पर, ये B केंद्र के लिए है, केंद्र सेंटर कह सकते हैं। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो यहाँ देखिए ये 0 हो जाएगा, और ये 0 जब करेंगे तो यहाँ देखिए 2 घात से 2 घात कटेगा, a क्यूब नीचे 2a क्यूब नीचे बचेगा, और ऊपर ये स्क्वायर है, यानी कुल मिलाकर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ऊपर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2a क्यूब, 2a क्यूब। अब 2 घात से इसकी 2 घात कटेगी, 1 घात नीचे बचेगा, तो B केंद्र के लिए हमको मिल जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, ये आ जाएगा। तो अगर n फेरे हैं तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, और अगर मान लीजिए एक ही फेरे हैं, कोई लूप है सिंगल लूप, n बराबर 1 रख दीजिए, तो सिंगल लूप के लिए हमको मिल जाएगा B केंद्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये हमको प्राप्त होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ये फार्मूला मिल जाएगा। n फेरों के लिए म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, और एक ही अगर फेरा है, एक ही लूप है, तो उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र म्यू आई अपॉन 2a, ये मिल जाएगा। और केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी, तो इस लूप के तल के लंबवत बाहर की ओर कहेंगे, लूप के तल के लंबवत बाहर की ओर दिशा होगी, क्योंकि इसमें धारा की दिशा जो ली गई है वो वामावर्त ली गई है। जब चालक तार में धारा वामावर्त प्रवाहित होती है तो उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो लंबवत बाहर की ओर होगा, अगर दक्षिणावर्त होती तो लंबवत भीतर की ओर होता। हम पीछे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए नियम ज्ञात कर चुके हैं, तो ये इसका एक केस हो गया। हाँ, अब इसमें अगर कहा जाए कि भाई लूप में बल रेखाओं की दिशा कैसे होगी, तो लूप में जो बल रेखाएं निकल रही होंगी, बल रेखाएं जो निकलेंगी तो इस तरीके से होंगी, इस लूप के चारों ओर, इस लूप के चारों ओर निर्मित होंगी, ये इस तरीके से, इधर भी ये लूप के चारों ओर। अब जैसे जैसे केंद्र की ओर बढ़ेंगी, जैसे जैसे केंद्र की ओर बढ़ेंगी तो बल रेखाएं कुछ इस तरीके से, ये केंद्र की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगी समांतरित होती जाएंगी, सेंटर पर लगभग एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। सेंटर पर जो बल रेखाएं होंगी और लगभग समांतर होंगी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अधिकतम होगा, इस लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम होगा। और बाकी स्थानों पर, तो बाकी स्थानों पर देखिए दूरी के व्युत्क्रमानुपात में मिल रहा है हमको, दूरी के तृतीय या 3/2 घात लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। तो अगर ग्राफ खींचा जाए, अगर ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। केंद्र से दूरी बढ़ने पर अक्षीय स्थिति में केंद्र से अगर हम दूरी बढ़ाएं, मान लीजिए केंद्र से x दूरी पर लें, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो ग्राफ बनेगा किस प्रकार से होगा, देखिए ग्राफ। तो इसको हम ग्राफ इस तरीके से दिखा दें, हम मान लीजिए इसको केंद्र है, इसको हम लूप का केंद्र मान लें, लूप का केंद्र, इसको सेंटर मान लें, ये लूप का केंद्र है, और लूप के केंद्र पर हम जानते हैं मैक्सिमम प्राप्त होगा, तो यहां मैक्सिमम दिखाएंगे, ये मैक्सिमम होगा,
बाकी स्थानों पर इस तरीके से हमको घटता हुआ मिलेगा। यहां थोड़ा सा परवलय के आकार में दिखाना है। ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है। ये सेंटर है, इसका केंद्र O है। केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम प्राप्त होगा और बाकी दोनों तरफ घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां केंद्र से अक्षीय स्थिति में इसके अक्ष पर दूरी के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का ये विचरण ग्राफ दिखाया गया है कि इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन होगा। चाहे हम एक साइड में इधर दाहिनी ओर चाहे बाईं ओर इसके अक्ष के अनुदिश जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा, दोनों ओर घटेगा, केंद्र पर मैक्सिमम होगा। तो अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र सेंटर पर होगा। अब आगे देखिए क्या कह सकते हैं। अब इसके लिए एक स्वतंत्र एक तीसरा एप्लीकेशन है। तीसरा एप्लीकेशन इस बायो-सेवर्ट के नियम का है, उसको देखते हैं। आइए थर्ड एप्लीकेशन क्या है। बायो-सेवर्ट के नियम का तीसरा अनुप्रयोग धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम कुछ इस तरीके से एक वृत्त की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो कुंडली या लूप होता है उसमें दो सिरे होने चाहिए भाई, तभी तो धारा प्रवाहित करोगे। अगर चारों तरफ से बंद है तो इसमें स्रोत जोड़ेंगे कहां। स्रोत जोड़ने के लिए कुछ हमको उपाय चाहिए। यहां देखिए हम उपाय बना रहे हैं इसके लिए। एक ये हमने सिरा निकाल दिया तार का, ये एक सिरा निकाल दिया तार का, एक दूसरा सिरा इधर से निकाल दिया। ये दोनों सिरे हो गए। अब इसमें हम कोई स्रोत लगा देंगे तो निश्चित रूप से इसमें धारा प्रवाहित होगी। धारा की दिशा हमने ये मान लिया वामावर्त, आई धारा प्रवाहित हो रही है इस डायरेक्शन में। इसका केंद्र यहां पर है O, इसकी त्रिज्या हमने A मान लिया, A त्रिज्या है। अब केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां देखिए धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली लिया जाए तो उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए धारा जब भी वामावर्त प्रवाहित होगी तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सदैव तल के लंबवत होगा। अगर यह कुंडली कागज के तल में है तो कागज के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होगा। और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये बिंदु से दिखाते हैं। लंबवत बाहर है तो बिंदु से दिखाएंगे, लंबवत भीतर है तो क्रॉस चिन्ह से। तो यहां हम इस डायरेक्शन में इस तरीके दिखाएं। अब इस पूरे कुंडली को हम लघु अवयवों में विभक्त मान लेंगे। भाई बायो-सेवर्ट ने क्या कहा है, अगर कोई चालक है या कोई कुंडली है तो उसके छोटे छोटे खंडों में उसको विभक्त मान लीजिए। तो अब समान खंडों में इसको विभक्त कर दीजिए। ये समान खंडों में हम विभक्त मान सकते हैं। प्रत्येक खंड की लंबाई हम कुछ ले लेंगे। तो इस तरीके से एक खंड हमने ले लिया, कोई एक खंड हमने यहाँ ले लिया, मान लीजिए ये खंड है, ये इस खंड को हमने DL लंबाई कह दिया कि ये खंड DL लंबाई का है। इसकी लंबाई हमने DL ले ली। और DL लंबाई का इसकी दूरी, तो दूरी हर जगह त्रिज्या बराबर होगी। यहां से देखिए ये केंद्र की दूरी अगर हम कहें तो ये A ही होगा। और अगर इस रेखा का DL के साथ कोण कहें तो निश्चित रूप से यहां देखिए कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। भाई वृत्त पर अगर छोटा सा सूक्ष्म खंड ले रहे हैं तो प्रत्येक बिंदु पर क्या कहा गया है, प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसका अगर DL के साथ कोण कहें, इस रेखा का O से मिलाने वाली रेखा का DL के साथ कोण कहें तो यह कोण निश्चित रूप से 90 डिग्री होगा।
तो अब आइए बायो-सेवर्ट का नियम लगाकर हम केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम से इस लघु खंड के कारण उत्पन्न सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर, दूरी ए है तो ए स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए ये कोण थीटा कितना होगा, तो थीटा जो होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये त्रिज्य सदिश त्रिज्य वेक्टर है, रेडियल वेक्टर है, रेडियल वेक्टर यहां बन रहा है ये एंगल, तो ये 90 डिग्री होगा। त्रिज्या या त्रिज्य सदिश कह दीजिए, त्रिज्या द्वारा बिंदु पर बना कोण, या ऐसे लिख दीजिए त्रिज्या द्वारा वृत्त पर बना कोण। त्रिज्या द्वारा वृत्त पर किसी भी वृत्त के किसी भी बिंदु पर अगर कोण बनाए तो त्रिज्या द्वारा वृत्त पर या वृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण हम लिख सकते हैं। चलिए इसे लिख दीजिए, छोड़िए यहां चित्र से सीधे दिखा दीजिए, इतना लंबा लिखने से कोई जरूरत नहीं, बस ये मैथमेटिकल टर्म है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैथमेटिकल टर्म है इसीलिए 90 किया गया है। मैथमेटिकल टर्म में क्या कहा गया है कि कोई भी वृत्त पर अगर बिंदु खींच रख रहे हैं और बिंदु को अगर छोटी सी भी लंबाई खींचेंगे तो निश्चित रूप से उस बिंदु पर स्पर्श रेखा बनेगी। ये डीएल क्या है, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा सदैव त्रिज्या के लंब होती है, वही कंडीशन यहाँ लगाया गया है। थीटा 90 रखा गया है। डीबी देखिए क्या आएगा, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन 90 का मान 1 होता है अपॉन ए स्क्वायर, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, डी एल अपॉन ए स्क्वायर। अब इसी प्रकार से सभी लघु जितने भी लघु अवयव हैं उन सभी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अगर योग करें तो हमें केंद्र पर पूरे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। तो सभी खंडों का अगर योग कर दिया जाए तो हमको प्राप्त होगा। तो चाहे योग करिए चाहे समाकलन कर सकते हैं, समाकलन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। या आप देखिए, अतः संपूर्ण लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण लूप के कारण, तो हम इसका समेशन कर देंगे। समेशन किसका, डीबी का। डीबी का अगर समेशन करें या हम इंटीग्रेशन करें तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। सूक्ष्म खंड के कारण मालूम है, इसका हम समेशन कर देंगे। यहां से क्या मिलेगा, बी इक्वल टू, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, आई अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और यहाँ समेशन हो जाएगा डीएल का समेशन होगा। तो डीएल छोटी सी लंबाई है, जितने भी पूरे चालक में डीएल लंबाई के खंड हैं उन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरे वृत्त की परिधि मिल जाती है। तो ये पूरे वृत्त की परिधि को प्रदर्शित कर रही है। समेशन ऑफ डीएल ये 2 पाई ए को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां से बी इक्वल टू मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इनटू, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई ए स्क्वायर से एक ए कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए फार्मूला क्या मिला हमको, b इक्वल टू ऊपर आ गया म्यू नॉट आई और नीचे आ गया 2a, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ये मिल जाएगा। तो अगर कोई लूप है तो उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का ये फार्मूला मिल गया। अगर इसमें फेरों की संख्या n है तो n गुना हो जाएगा। यदि लूप में
n फेरे हैं, तब b इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2a। कुंडली या लूप कह दिया जाए और इसमें n फेरे हैं तो म्यू नॉट ni अपॉन 2a ये हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें एक केस है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई चाप ले लिया जाए थीटा कोण द्वारा, भाई थीटा कोण का एक चाप ले लिया जाए तो उस चाप के द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। भाई पूरा का पूरा वृत्त ना लें, पूरा का पूरा वृत्त ना लें, ये केंद्र है और यहां से यहां तक ये धारावाही तार है, धारावाही तार है, धारा बह रही है, लेकिन इसका केवल इतना ही खंड मान लीजिए ले लिया जाए, इतना ही खंड ले लिया जाए ये, और ये खंड यहां से थीटा कोण निर्मित कर रहा है, थीटा कोण निर्मित कर रहा है। तो ये निश्चित रूप से धारावाही तार है और इस खंड को हमने ए बी कह दिया, ए बी। तो इस चाप ए बी के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। भाई थीटा कोण का एक चाप हमने निर्धारित कर दिया तो इस चाप ए बी के कारण केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इस तरीके से पूरे अगर चालक की बात ना करें, उसके एक चाप के कारण पूछ लिया जाए तब क्या होगा। देखिए इसी का एक स्पेशल केस है, ये इसी का स्पेशल केस है। चाप ए बी की धारा के कारण केंद्र ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यहां से b इक्वल टू, अब ये थीटा कोण रेडियन में है या अंश में है इस पर भी निर्भर करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर रेडियन में है तो थीटा पान 2 पाई गुना हो जाएगा। जो चुंबकीय क्षेत्र एक लूप के कारण आया है, इस लूप के कारण इसका थीटा पान 2 पाई गुना हो जाएगा। ये देखिए थीटा पान 2 पाई गुना हो जाएगा। ये आया है म्यू नॉट आई अपॉन 2a। तो इसका थीटा पान 2 पाई गुना करेंगे कब, जब थीटा रेडियन में दिया हो तब। अगर थीटा अंश में दिया है तो 2 पाई के स्थान पर हम 360 लिख सकते हैं। तो ये थीटा रेडियन में दिया होने पर 2 पाई कर देंगे, और अगर अंश में दिया है, अंश में अगर दिया है तो इसी सूत्र को हम थीटा बटा 360 अंश और इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2a ये इतना गुना दिखा देंगे, ये हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, प्रश्न ये ठीक प्रश्न है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए, पूछा गया प्रश्न है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्धवृत्त के कारण कह दिया जाए, इसी में मान लीजिए ये पहला केस हमने चाप ए बी के कारण कहा है। चाप ए बी यानी आर्क ले लिया है, आर्क या चाप हिंदी में लिख सकते हो, चाप या आर्क ARC लिख सकते हो। ये चाप के कारण एक चाप लिया गया, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। अर्धवृत्त के कारण अगर कहा जाए तो इसी का सेकंड केस है। देखिए दूसरा केस हम ऊपर लिख रहे हैं, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त अगर यहां से कह दिया जाए, अर्धवृत्ताकार लूप, इसकी त्रिज्या a होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, त्रिज्या a होनी चाहिए। अर्धवृत्ताकार भाग की धारा के कारण, अर्धवृत्ताकार भाग की धारा के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए अगर अर्धवृत्त बना दिया जाए, इस तरीके से ले लिया जाए तो ये कोण थीटा कितना हो जाएगा 180 अंश।
तो थीटा 180 अंश हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू अगर यहाँ 180 अंश रख दें तो 180 बटा 360 यानी 1/2 हो जाएगा, सीधा 1/2 आएगा। अगर यहाँ सीधा ले रहे हैं तो 2 पाई की जगह पर ये पाई रेडियन हो जाएगा। इसको पाई रेडियन अगर रेडियन में कहा जाए तो यहाँ थीटा की वैल्यू पाई रखेंगे, पाई पाई कैंसिल, 1/2 बचेगा। अगर यहाँ अंश में कहा जाए तो 180 अंश रखेंगे थीटा की वैल्यू, तब भी 1/2 बचेगा। तो सीधा ये फार्मूला है कि अगर अर्धवृत्त के कारण ले हाफ सेमी सर्किल, तो अर्धवृत्त के कारण बी जो होगा, अर्धवृत्त की धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये 1/2 ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2a, या इसको और मल्टीप्लाई करें तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4a के इक्वल टू होगा, 4a के इक्वल होगा। जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, सिरे वाला जो सीधा चालक है उसके सिरे पर किसी सिरे के समीप चुंबकीय क्षेत्र बताना है तो इतना ही आया था। तो वही चीज यहाँ अर्धवृत्त के धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने बायो-सेवर्ट के नियम के सारे एप्लीकेशन पढ़े और बिल्कुल बेहतर ढंग से पढ़े। तो इस प्रकार तुम डेरिवेशन अगर एक एक करके ध्यान से देखोगे तो निश्चित रूप से बहुत ही आसान भाषा में सारे डेरिवेशन तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल प्रवेश करा दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और अब अगले टॉपिक में हम एम्पियर के परिपथीय नियम को लेकर आएंगे, उसमें भी कुछ अनुप्रयोग है, और फिर नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।